हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एंड यू आर स्टडिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेरी प्रेस्टिजियस स्टूडेंट फ्रेंडली कोचिंग L1 कोचिंग। Me myself your teacher, chemistry teacher Nagin Singh, and you all are wonderful, amazing, very disciplined student. So good morning and Jai Hind to all of you. Sanket, Shresht, Ankit, Vishwajit, Shreya, Kunika, Kuldeep, everyone here. So in last class we were just trying to percolate, try to drain out some of the information from the resonating structures and the resonance hybrid. Okay, so I think आप सभी ने प्रैक्टिस जरूर किया होगा, आप सभी लोग हमको फॉलो करते हो, I know this. So I am very confident that you guys have tried the resonating structures and the resonance hybrid, and then try to derive the different properties of the molecule, isn't it? Hello? Okay, now today's content. So today we will see resonance energy, calculation of resonance energy and stability, types of resonance effect, and electron density on substituted benzene ring. Okay, so ये सारे जो कंटेंट हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट द जस्ट अबाउट द रेजोनेंस, बट ये मॉलिक्यूल के सारे गुणों को निकाल के सामने रख देते हैं। आई मीन हम जिसके लिए रेजोनेंस पढ़ना शुरू किए थे, व्हाट वी कॉल इट, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का यूज क्या है, तो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ से निकल के आना शुरू हो जाती है। दैट्स अ ब्यूटी। ओके, सो मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ काम करते रहते हो, तो लेट्स स्टार्ट विद रेजोनेंस एनर्जी। मैं एक छोटी सी बहुत ही मासूम कहानी के साथ शुरुआत करूंगा। ओके, हे गाइस, है ना, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आयुष, राजेश, नीतीश, आदित्य, रिमझिम, यस, ग्रेट ग्रेट। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को? गुड, कि मैं एक छोटी सी मासूम कहानी, आज की सुबह इतनी अच्छी है तो लेट्स हैव अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी खूबसूरत कहानी। छोटे बचपन में हम क्या सोचते थे, खासकर वी ऑल बिलोंग्स टू हु बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो अरे यार, काश मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं ये होता वो होता, तो ऐसा करता वैसा करता, ये कर, बड़ा मज़ा आता है। बचपन में निबंध भी आया था कि यदि आप प्रधानमंत्री होते। इट्स अ गुड टॉपिक, आई थिंक ये बचपन में सबको निबंध लिखना ही चाहिए इसके ऊपर, कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता या प्रधानमंत्री होता या गांव का प्रधान होता तो मैं क्या करता, या मैं साइंटिस्ट होता। दैट्स अ गुड टॉपिक, आई थिंक सो, बिकॉज इट लेट यू नो, इट लेट यू जस्ट डिस्कवर योर सेल्फ, योर आइडियाज़। आई मीन ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। दैट्स अ गुड थिंग। तो हम जो नहीं हैं वो बन के सोचना है, बहुत अजीब बात है। और पता है, हम जो सोचते हैं बहुत इमेजिनरी टाइप की चीज़ है। या कोई कहे, कोई लड़का जब जीतने लगता है हमसे किसी बात में, तो कहते देखो तुम्हारे घर में दूध, मतलब पहलवानी कोई, या दौड़ रहे हो, दौड़ने में जीत गया, कहते हैं यार देखो तुम्हारे घर में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, दूध दही है, मेरे यहाँ भी थोड़ा ये सब चीज़ों की स्कैर्सिटी चल रही है, सो उसकी वजह से तुम बाजी मार गए हो। तो कहते हैं अगर हम होते ना तो तुमको जितना खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है वैसा मुझे मिल जाए, तुमको हम पिछाड़ देंगे, तुमसे अच्छा करते, तुम जो फैसिलिटीज़ मिली है उसके तुलना में तुम कम कर पा रहे हो। ये सब आर्गूमेंट अपने दे सकते हैं और देते रहें। या फिर अभी पढ़ाई लिखाई की बातें करूँ मैं, तो पढ़ाई लिखाई में क्या होता है कि ये लॉन्ग एगो आदित्य बोल रहे हैं, ये क्या 150 साल का है क्या आदित्य? अरे यार 17-18 साल के हो तो कितना लॉन्ग एगो होगा, है ना। तो जैसे कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, कोई टॉप करता है टी में, PMT में, या कुछ अच्छा करता है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जैसे आप सभी लोग, हम लोग सोचते हैं यार कि हम उससे कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। कि सारे अच्छे बच्चे सपना तो वैसे ही पालते हैं। दैट्स अ ब्यूटी। इस दुनिया की सबसे खूबसूरती है कि हम बिना कुछ हुए हम सब कुछ सोच सकते हैं। सोचते रहते हैं कि यार हम उसकी जगह होते तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, उसके माता पिता भी IITian या डॉक्टर्स हैं, उसको ये फैसिलिटी मिली, मुझे मिल जाए तो हम ये कर लेते, फलां टाइम का। बट अभी आपके पास ये चांस नहीं है, बिकॉज आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ट एजुकेशन ले रहे हो। मैं सब बातें क्यों कर रहा हूँ, जो वो है वो छोड़ के कुछ और बातें सोचना चाह रहा है, बहुत मुश्किल है। मतलब एक काल्पनिक चीज़ कि अगर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं,
आप ऐसा करके जिन लोगों के साथ आप हो उनको आप बुरा साबित कर रहे हो। आपके माता पिता मान लो कम पढ़े लिखे हैं या कम पैसे कमाते हैं या आपके गांव में ऐसा नहीं है, तो उनको आप कह रहे मैं ऐसा नहीं वैसा पैदा हुआ होता, तब एक तरीके से उन सभी लोगों को आप बेइज्जती कर रहे हो। यू आर कंटेम्प्टिंग टू देम, दैट्स नॉट गुड थिंग। यू आर मॉडर्न टू देम, दैट्स नॉट गुड थिंग। आप जैसे माहौल में उन सभी लोगों को अप्रिशिएट करो, अपने गांव को, अपने घर को, अपने मम्मी पापा को। आप ये सोचो कि मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं और मुझे टॉप कराना चाहते हो, माय गॉड, वाओ, दैट्स अ ब्यूटी। सबसे कितनी इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जिसके घर में सब IITN है या डॉक्टर है वो बन जाए तो ठीक बात है। तो मैं तो बताना चाहता हूँ, जो आप हो वो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। कह रहे ऐसा नहीं, ऐसा होता तो मैं क्या होता। बहुत मुश्किल है। दैट कैन ओनली बी डिटरमाइंड थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली तो है कि आप जो हो वो हो, प्रैक्टिकली तो है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं ये बन गया होता, मैं ऐसा होता, बुढ़ौती तक कहते रहते हैं, टिल देयर ओल्ड एज, यू नो, टिल देयर लास्ट टाइम। तो ये सही नहीं है। आप जो कर सकते थे वो आप कर दिए हो, जिन परिस्थितियों में आप एग्जिस्ट करते हो, दैट्स गुड थिंग। whatever you have done and you just try to do, you strive for the better one, that's good thing. So मैं आपको ये कह रहा था कि जो आप नहीं हो बताने के लिए आपको थियोरेटिकल अप्रोच मारना पड़ेगा। कैसा अप्रोच? थियोरेटिकल। यही सेम चीज बेंजीन के साथ भी है, पता है आपको? बेंजीन जो है, बेंजीन जो है, बेंजीन में, अब बेंजीन देखो ये है बेंजीन। तो कई लोग इसको कह रहे हैं कि बेंजीन तुम ज़्यादा हीरो ना बनो, तुमको रेजोनेंस मिल गया इसलिए हीरो बन रहे हो। रेजोनेंस नहीं है, निकाल दिखाओ अपना। बट वट एवर द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, इट्स अलॉन्ग विद डिलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस, वट एवर यू विल थिंक वी हैव स्टडीड सो फार। सो बेंजीन में ऑलरेडी चीज़ें हैं। आगे बेंजीन तुम हीरो तो ना ही बनो यार, मेरी तरह आ जाओ। मैं तो डिलोकलाइजेशन नहीं करता, तुम भी ना करके दिखाओ। जैसे यू नो दिस मॉलिक्यूल विल से साइक्लोहेक्सिन कह रहा है कि देखो मेरे पास एक पाई बॉन्ड है या दो पाई बॉन्ड है, सपोज दो पाई बॉन्ड है, तुम्हारे पास भी नहीं तो देख लो ये कंजुगेशन में तो नहीं है, तुम्हारा कंजुगेशन आ गया। कंजुगेशन हटा के देखो तुम औकात में आ जाओगे, तुमको हम पिछाड़ धूल में मिला देंगे। तुम्हारी एनर्जी, भाई एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्या तुम्हारे पास 3 पाई बॉन्ड है यार, 3 पाई बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तुम क्या बात करोगे हमसे, तुम्हारी औकात ही नहीं है। बट बेंजीन कह रहा है चुप कर, मैं जो हूँ वो तुम बोल, मेरे पास तो रेजोनेंस है ना। कि नहीं नहीं हटा के देख ले तू, कि तू बेंजीन भी ताव में आके हटा दो। बेंजीन भी ताव में आ गया, कह रहा मेरा रेजोनेंस हटा दो। ये क्या है बच्चों? एनर्जी। तो ये जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इट मीन्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट द थियोरेटिकल विच इज एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, थियोरेटिकल, इट्स जस्ट थियोरेटिकल। I mean without resonance, but once we considered about the कहें अगर रेजोनेंस होता तो, क्या रेजोनेंस होता तो बेंजीन यहाँ पे होता। इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है? Here I am showing the delocalization by using resonance hybrid, and we have studied that resonance hybrid is nothing but a structure of the true molecule, and that we have approximated, we have derived by using the resonating structure. Yeah. सो दैट्स ऑल। सो बच्चों ये ट्रू मॉलिक्यूल है। ट्रू मॉलिक्यूल मतलब उसमें जो है वो तो है ही। अब दुनिया वाले कह रहे हैं कि तुम औकात में आ जाओ, रेजोनेंस हटा दो। तो अगर रेजोनेंस हट जाए, ये एक्चुअल केस नहीं है। सो वो ध्यान समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, बाय यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट वैल्यूज, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वैल्यू, दुनिया भर की चीज़ों का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। बट दैट विल बी थियोरेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड। थियोरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड, वो जो होगा हमारा कैलकुलेटेड होगा। और ये क्या होगा बच्चों? ये प्रैक्टिकल होगा, ये एक्सपेरिमेंटल होगा। एक्सपेरिमेंटली बेंजीन तो ऐसा है, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? एक्सपेरिमेंटली तो बेंजीन में एग्जिस्ट करता है यार, है ना। और अब तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मतलब विद रेजोनेंस, विद रेजोनेंस। तो बच्चा लोग इन दोनों में जो अंतर है, वो जो जिस एनर्जी का अंतर है वो किसकी वजह से है? रेजोनेंस की वजह से। यहाँ ये एक सिर्फ स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट द मॉलिक्यूल, इट्स सिर्फ स्ट्रक्चर है। और ये क्या बच्चों? मॉलिक्यूल है। यहाँ रेजोनेंस नहीं, यहाँ रेजोनेंस है।
कि यहाँ तुम सब कुछ कर लो, क्या तुम सब कुछ रख लो, सब कुछ कर लो, सिर्फ रेजोनेंस को गायब कर दो। कि तुम यहाँ क्या रेजोनेंस गायब करोगे ना, तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, रेजोनेंस लाओगे तो एनर्जी घट जाएगी। तो रेजोनेंस के आते ही बेंजीन की एनर्जी घट गई। तो ये जो घटी है, दिस अमाउंट, जो एनर्जी निकली है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। सो वी कैन डिफाइन इट, वी कैन से the energy involved in the process of resonance, we can say what is resonance energy, we can say the energy involved in the process of resonance, in the प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। एंड वी नो दैट व्हाइल रेजोनेंस एनर्जी जस्ट कम्स आउट ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एनर्जी बाहर हो रहा है ना, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। सो रेजोनेंस एनर्जी विल ऑलवेज हैव द नेगेटिव वैल्यू, है ना। इतनी बात समझ गए? बोलो आप लोग सभी, फटाफट आंसर करो, बोलो बच्चों, ये सभी आप लोग समझ गए कि ये विदाउट रेजोनेंस है एंड ये विद रेजोनेंस है। इन दोनों में जो एनर्जी का गैप है, डिफरेंस है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। वाओ, गुड। सक्षम, शिवम, श्रेष्ठ, अभिजीत, वाओ, वेरी नाइस। कुलदीप, ऋतिक। सो नाउ लिसन इट। आप जरा देखो रेजोनेंस एनर्जी कर क्या रहा है। रेजोनेंस एनर्जी के आने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? ये एक बात जो मिस्टेक करते हैं लोग, कहते हैं कि एनर्जी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी तो आप बता रहे थे कि एनर्जी आएगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। मॉलिक्यूल इज एनर्जेटिक, तो बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, अपने अपने दिमाग पे जाओ। रेजोनेंस एनर्जी वह एनर्जी है जो मॉलिक्यूल में से बाहर निकल रही है, या आपको पापा ने 5,000 रुपये दिए तो आप जो खर्च कर दिए वो रेजोनेंस एनर्जी है। जब तक आपके जेब में पैसे रहेंगे आप अनस्टेबल हो गए, कभी वहाँ कूद के जाओगे, शर्ट पैंट दोगे, जलेबी खाओगे, इधर उधर घूमोगे। जैसे ही आपके पैसे कम होते जाएंगे आपको स्टेबिलिटी मिलती चली जाएगी, एनर्जी घट जाएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी वो नहीं है जो बची हुई है, जो बची हुई है आपके पास, जो बचा हुआ अमाउंट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जो निकल रहा है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो जितना ज़्यादा आपका पैसा खर्च हो जाएगा आपकी एनर्जी निकल जाएगी, जो जितना निकल रहा है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा निकल जाएगा आपकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यस, इज इट ट्रू? सो बच्चों वी कैन से हियर, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी को हमको अगर इट्स यू नो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी कम है, वी कैन से एनर्जी, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, और यू कैन से ट्रू मॉलिक्यूल माइनस एनर्जी। कह रहे भैया तुम सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, सिर्फ एक चीज मत करना, क्या? रेजोनेंस। सब कुछ कर लो मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई मीन किसी और वजह से आपकी एनर्जी प्रभावित न होती हो, अगर किसी और वजह से प्रभावित हो रही होगी, इन दैट केस दैट कैलकुलेशन विल इंक्लूड दैट फैक्टर ऑल्सो। बट हम कह रहे हैं सारे फैक्टर्स को तुम सम्मिलित कर लो, एक छोड़ दो बस, क्या? रेजोनेंस। जो डिफरेंस होगा रेजोनेंस की वजह से होगा। या सो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस व्हाट वी से हियर, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये मोस्ट स्टेबल वर्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा। मीन्स कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट रेजोनेंस। मतलब वो कहे अगर कि क्या इसकी एनर्जी और ये जो फॉर्म है डिवार्स फॉर्म, इसकी एनर्जी गैप रेजोनेंस एनर्जी होगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज हियर इन दिस केस देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द एनर्जी। आई मीन एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड लेंथ स्ट्रेन, यू नो। बट सो ओके, आई एम क्लियर नाउ बच्चों, कम ऑन। सो भैया एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलने वाला हूं अभी, मैं ये बोलने वाला हूं कि रेजोनेंस एनर्जी इज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा। हाँ बेटा हर्ष सुन लो, भूषण आराम सुन लो।
मैंने क्या बोला, रेजोनेंस एनर्जी वो है जो निकल रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं सर मैं क्या लिखने वाला हूँ कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सो आई शुड राइट इन डिफरेंट वे, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, stability of the molecule is directly proportional to magnitude of resonance energy. Okay, directly proportional to magnitude of resonance energy. You know मैं क्यों ऐसा बोला, ये वो एनर्जी है जो निकल रही है, ये वो पैसा है जो आप खर्च कर रहे हो, है ना। तो जितना ज़्यादा निकल जाएगी आपकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। आपका जितना पैसा खर्च कर दोगे आपका पैसा कम बचेगा। तो पैसा कम बचेगा तो आप स्टेबल हो जाओगे। जेब में पैसे नहीं है तो कहाँ जाओगे यार। तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज़्यादा निकलेगा, ये वो एनर्जी है जो आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जितना ज़्यादा निकलेगा उतना मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्राफ में कोई मॉलिक्यूल मान लो ए यहाँ पर है, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है बच्चों। ओके, वो ध्यान समझते रहना है। मैं पूछूंगा समझ आया कि नहीं, ये कई तरीके समझाऊंगा, तुम जब तक समझ नहीं जाओ तब तक समझाऊंगा, कैसे नहीं समझ में आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बच्चों कोई मॉलिक्यूल ए यहाँ पर है तो इसके रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये क्या है, निकल रहा है इसमें से रेजोनेंस में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना कम हो जाएगा। इज नाउ क्लियर टू यू। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, जितना बाहर निकल गया, और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर एवरीवन। मैंने 2-3 बातें बोली। रेजोनेंस एनर्जी, नेगेटिव साइन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। बताते रहो मुझे। एक्सोथर्मिक एनर्जी निकल रही है। रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी नहीं है जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ना 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 ना, ना। Resonance energy is the energy which involve while resonance is involved in the process of resonance. I mean it's discussing about, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। वाह, थैंक यू। ये पाथ की बात की जा रही है भाई, उस रास्ते में जितनी एनर्जी निकल गई है ना, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज़्यादा निकल जाएगी उसकी एनर्जी कम बचेगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सभी लोग समझ गए और आ गया मुझे मज़ा। तो पूछे रेजोनेंस एनर्जी क्या है तो क्या बोलोगे, द एनर्जी, मैं फिर लिख देता हूँ एक बार, एनर्जी कम्स आउट while process of resonance, while process of resonance, रेजोनेंस प्रक्रिया के दौरान जितनी एनर्जी बाहर निकल जाए दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। पॉइंट नंबर 2, हम लोग ये सीखे बच्चों कि रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी जो कम्स आउट हो रहा है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, रिवाइज करा रहा हूँ, एंड इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, पॉजिटिव कभी हो नहीं सकती है। पॉइंट नंबर 3, इट्स नॉट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इट्स एनर्जी विच कम्स आउट while the process of resonance, it's not the energy of molecule। मैं लिख देता हूँ, it's not energy of molecule, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं है, तो मॉलिक्यूल को इतना चूना लगा है, मॉलिक्यूल को इतना का नुकसान हुआ है नहीं। हाँ, नेक्स्ट बच्चों, कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। भाई जितना ज़्यादा खर्च कर दोगे उतना कम बचेगा। और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयरफॉर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है गाँव वालों, जितना ज़्यादा निकल जाएगा उतना कम बचेगा, जितना कम बचेगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इतनी बातें हमने अभी पढ़ी, और मैथमेटिकली हम इस बात पे पहुंच गए हैं कि किसी की एनर्जी निकालना हो। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, एक्चुअल या ट्रू मॉलिक्यूल या एक्सपेरिमेंटल, है ना, या रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, ये कम होता है ना बच्चों, माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कैलकुलेटेड एनर्जी
विदाउट कंसिडरिंग रेजोनेंस या थियोरेटिकल एनर्जी, ये घटाओगे तो माइनस आएगा, यही रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। ये आपको एक्सप्रेशन मालूम चल रहा है बच्चों? बच्चा लोग ये देखो हाइब्रिड की एनर्जी है, ये ऊपरा वाला की एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट करना पड़ रहा। अब तुम कह रहे हो हम प्रधानमंत्री होते तो ये होते, अब भाई हो तो नहीं, अब होगे तो क्या करोगे? हम लोग उस तुम्हारे मेंटल, फिजिकल, सोशल, रिलेशनशिप, स्टेट, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ को देख करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उस थियोरेटिकली वहाँ पहुँचेंगे, है ना बच्चों? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कुछ मस्ती मारने वाला हूँ आपके साथ में, थोड़ी बहुत चीज़ें करने वाला हूँ। तो थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर सवाल ट्राई कर लेंगे, ठीक है? ओके कम ऑन। हमने क्या पढ़ा बच्चों? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। हमने ये पढ़ा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो जिसके रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। करेक्ट है एवरीवन? टेल मी, जिसके रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? अब मुझे बताना, आप पहले एक सवाल पूछूंगा फिर बताओगे। देयर इज ए मॉलिक्यूल ए एंड देयर इज अनदर मॉलिक्यूल बी। ए की रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। सो कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से क्या हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ए विल बी मोर देन बी? प्लीज कम ऑन एवरीवन, कमेंट दिस, यस और नो? A and B, there are two molecules. Resonance energy of A is more than that of B. So can we say on this, based on this data, क्या इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें कह सकते हैं कि A की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा होगी? वाह, बहुत बढ़िया। तुषार जी कह रहे हैं नो, श्रेया तिवारी कह रही है नो, पवन शुक्ला कह रहे हैं नो, विश्वजीत, बाकी सभी मेरे दोस्त कह रहे हैं यस, कुनिका भी कह रही नो। ये नो वाले बहुमत में आ रहे हैं क्या? राजेश यादव नो, वाई नो? अंकित, श्रेष्ठ, कुनिका, एवरीवन, वाई नो? आई मीन you all should have the logic. I mean someone is saying yes, someone is saying no, so can you all explain why yes or no? Can you give your logic in 1-2 words? Yeah please. रेजोनेंस एनर्जी अगर A की ज़्यादा है B से, so can we derive conclusion from here that stability of A will be greater than B? No, I mean मोड वैल्यू ले लो, मोड वैल्यू। कोई कह रहा मोड वैल्यू नहीं है, ले लो मोड वैल्यू भाई। एंड बिकॉज ये पवन जी कह रहे हैं सर क्योंकि उसके मोस्ट स्टेबल से कंपैरिजन है। बहुत बढ़िया, मैं आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, मैं अब इसको समझा देता हूँ। रियली मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ताली बजाओ जहाँ वहीं से पवन के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड पवन, मैं तुमको बता दिया भाई, वेरी नाइस। पवन का जो आंसर है इट्स वंडरफुल। पता नहीं इतना दिमाग उसमें कहाँ से आया, बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया है। एंड मैं इसको डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोग ध्यान समझना। उसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देने वाला हूँ ना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना हमको सीखने में, है ना बच्चों? कमान, अच्छा जहाँ बैठे वहीं मुझे फॉलो करते रहा करो, बोलो तो बोल दिया करो, क्योंकि किससे बोल रहा है, कहीं सर से बहुत बातें कर रहा हूँ भाई मैं। ये सिक्स सेंस भी तो होता है ना? आपने मुझे फॉलो किया तो बस आपको फ़ायदा हो जाएगा, मुझे तो क्या आपको फ़ायदा हो जाएगा। ताली बजाना बोलता है, हेलो लेट्स सी, कम ऑन। तो बच्चों दो लोग हैं, दवाई खाने से लोग ठीक होते हैं नहीं, दवा खाने से लोग ठीक होते हैं, दवा इसलिए बनाई है टू क्यूर अस, है ना? हमको क्योर करने के लिए दवा बना है भाई, तो दवा खाने से हम लोग ठीक होते हैं। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, राम और श्याम, हियर वी हैव टू फेलोज। राम जो है मेडिसिन लेते हैं, दवा खा रहे हैं, वो ध्यान समझना, दवा खाने से हम लोग ठीक होते हैं,
और श्याम जो है मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, राम मेडिसिन खा रहे हैं। अब बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा ठीक होगा? अबाउट द वेल बीइंग, कौन ज़्यादा ठीक होगा? ओके, राम या श्याम? नाउ वी शुड जस्ट, आई शुड जस्ट कम फ्रॉम द एबव दैट मेडिसिन हमें क्योर करती है, ठीक करती है। तो मेडिसिन हमको ठीक करती है, रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दवा खाएंगे तो ठीक होंगे। दैट्स ओके। नाउ ये दो लोग हैं, राम और श्याम। राम दवा खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और श्याम नहीं लेते हैं। इन दोनों में, राम और श्याम में कौन ज़्यादा ठीक है? थिंक अबाउट। सक्षम कह रहे हैं सर श्याम दवा नहीं ले रहा है, इसका मतलब बीमार ही नहीं है। कुनिका कह रही है कि हम कह नहीं सकते हैं। पवन शुक्ला जी कह रहे हैं बीमार कौन है सर? अच्छी बात है, ये आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है, यही मेरा उद्देश्य था। दैट्स ए ब्यूटीफुल। ओके ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये एक बात जो यहाँ बच्चों ने डिस्कस किया उससे निकल के आई कि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कौन बीमार है और कितना बीमार है, राइट? जैसे मान लो श्याम और राम दोनों इक्वली बीमार हैं। ओके, लिसन इट वेरी क्लियरली। राम और श्याम दोनों इक्वली बीमार हैं, बराबर रूप से बीमार हैं, और ये दवा खा रहा है और ये दवा नहीं खा रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों कोरोना कर दें क्या हम? चलो इन दोनों कोरोना हो गया, दोनों का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 80 आ गया, 80, मतलब थोड़ा खतरे घंटी बज गई है। ये अपना दवाई ववाई ले रहा है, अभी जो है अपना इधर उधर मार्केट में टहल रहा है। तो अब की बार क्या आया वो ध्यान समझना, मैंने दोनों की बीमारियों को इक्वल कर दिया, दोनों कोरोना कर दिया, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 80 कर दिया। नाउ राम इज टेकिंग मेडिसिन बट श्याम डज नॉट। अब बताओ कौन ज़्यादा ठीक होगा? नाउ से एवरीवन पार्टिसिपेट दिस इन दिस डिसीजन। साइंस देखो पढ़ा तो ऐसे ही जाता है, अब टाइम कम होता है, कोर्स ज़्यादा होता है, तो मास्टर धकाधक बुलेट ट्रेन चला दिया। ये पढ़ने का तरीका नहीं है ना बच्चों, जो हम लोग कर रहे हैं यही तरीका है। अब देखो ये इम्यूनिटी की बात कर दिया, जब मैं कह रहा हूँ दोनों का ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 आ गया, तो इम्यूनिटी होती तो ये आता ही नहीं ना बेटा, है ना? चलिए, तो अब देखो जब दोनों की बीमारी, बहुत ध्यान समझना, दिमाग में ले लो बात को, जब दोनों की बीमारी बराबर है, दोनों के अनस्टेबल होने के कारण बराबर है, तो उस केस में जो मेडिसिन लेगा वो ज़्यादा ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा, कंपैरिजन टू कि जो मेडिसिन नहीं लेगा। तो बच्चों दो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस एनर्जी से तभी कंपेयर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, वेरी नाइस। आप लोग अच्छा पार्टिसिपेट किए हो, गुड। मुझे तो लगता है ऐसे पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। सुनो बात अब मेरी, दो लोगों की स्टेबिलिटी को, दो मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस एनर्जी से तभी डिस्कस कर सकते हैं व्हेन बोथ ऑफ देम हैव इक्वल रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी। अगर उनके अनस्टेबल होने का रीजन, उनकी बीमारी, अनस्टेबिलिटी बीमारी है भाई, इन दोनों के जब बीमारी को मैंने सेम किया, देन ओनली वी कैन कंपेयर देयर स्टेबिलिटी बाय द यूज और अनयूज ऑफ द मेडिसिन। वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं वहां से मालूम चलेगा। ओके, अगर बीमारी बराबर होगी, मैं कहूँ कि श्याम को सर्दी जुकाम है ऐसे हल्का सा, राम को कैंसर हुआ है, राम दवाई फटाफट पीटा जा रहा है और श्याम दवाई नहीं ले रहा है, कौन ठीक है? या इसकी बीमारी तुम सर्दी की हो जो कैंसर डाल दिए। तो वी कैन ओनली कंपेयर और से दैट जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ओनली इफ दे हैव इक्वल रीजन कॉज फॉर अनस्टेबिलिटी, उनके अनस्टेबल होने का कारण भी बराबर हो। एम आई क्लियर? से एवरीवन बताओ मुझे। तो यहाँ पर कई बच्चों ने कहा कैन नॉट से, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम बातें नहीं कर सकते क्योंकि हमको सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी बताया कि ए का बी से ज़्यादा है, एंड बट वी डज नॉट we do not told about reason for instability of A and B। हमको A and B के अनस्टेबल होने का रीजन बताया नहीं गया, तो हाउ कैन कंपेयर? ओके, तो ये मामला क्लियर है बच्चों? क्या बात है, तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो यार।
अब मुझे आज पढ़ा के बड़ा अच्छा सुकून लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों के अंदर वो बीज डाल रहा हूँ सोचने का कि अच्छा बीमारी, रेजोनेंस एनर्जी, है ना। देखो ग्राफ में देखते हैं, कम ऑन सी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम फीलिंग वेरी गुड। सी दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ओके। नाउ सी, देख अब देखो ये एक मॉलिक्यूल ए है, हा? हम तो ये समझ गए हैं कि इसका रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिस मीन विदाउट रेजोनेंस, और ये ए जो है हाइब्रिड है विद रेजोनेंस, है ना। और ये जो एनर्जी निकली है कौन सा बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी है। और ध्यान से दूसरा एग्जांपल समझो, मजा आ जाएगा, तुम्हारा तबीयत हरियर हो जाएगा। देखो दूसरा मॉलिक्यूल बी है, बी जो है ए से बहुत नीचे है पोटेंशियल एनर्जी में विदाउट रेजोनेंस, मतलब बी जो है वैसे बहुत स्टेबल है ए की तुलना में, है ना। अगर रेजोनेंस दोनों में नहीं है तो इसमें भी रेजोनेंस है बट इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है, यहाँ है, ये देखो इट्स रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बी, दिस वन इज बी इन रेजोनेंस। नाउ यू कैन सी, मैं कहूँ बताओ रेजोनेंस एनर्जी के विषय में क्या आइडिया, तो बोलोगे ए का रेजोनेंस एनर्जी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओके बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से ज़्यादा, यू कैन सी ए का इतना है और बी का सिर्फ इतना है। बट नाउ इफ यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जस्ट सी ए देखो यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ बच्चों तो बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव द इक्वल रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी। अगर दोनों यहाँ पे रहे होते, यहाँ बी रहा होता, तब हम कह देते कि ए की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, बी की कम है, तो ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट हियर इज नॉट द केस, हियर ए ऊपर है बी नीचे है, तो भैया कैसे, बीमारी भी देख लो। गांव वालों बताओ, अब मामला क्लियर हुआ स्ट्रक्चर में आकर के। अब मैं तुम्हें केमिस्ट्री में एग्जाम्पल फेरने वाला हूँ, मजा आ जाए, तुम्हारा तबीयत हरियर होने वाला है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, तुम ये बताओ, साइंस के अंदर घुस रहे हो कि नहीं, रेजोनेंस फेजोनेंस में अंदर, यार ये है क्या, वाह ग्रेट, लेट्स सी, गुड गुड। देखो अब बढ़िया एग्जांपल देखो, भाई बेंजीन का हवा निकाल लेते हैं हम लोग। देखो बेंजीन दीदी है ये, ओके बेंजीन, भाई बगल में आके जी आ गया, ये देखो इसे कहानी, इन दोनों में देखो ये, गुड गुड वेरी नाइस, इन दोनों में इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। चलो बताओ रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, ए की या बी की, कम ऑन एवरीवन मुझे बताओ रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कम ऑन एवरीवन जल्दी जल्दी, ए एंड बी में जस्ट कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, कम ऑन एवरीवन जस्ट डू इट, बताओ जरा बच्चों। तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, रोहित, आयुष, सोनी, वेरी नाइस, उज्जवल, गुड, श्रेया वेरी नाइस, तुषार, शिवम, मैंने 2 सवाल पूछा, आपने एक का उत्तर दिया, इट्स नॉट क्लियर कि आप किसका आंसर कर रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। तो हम लोग यहाँ समझ गए कि देखो बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, तुम लोग मुझे दिल खुश कर दिया है। श्रेष्ठ, पूर्णिका, रिमझिम, वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट फैन यार, मैं आप लोगों का फैन हो गया यार, जिस तरीके से आप लोग सीख रहे हो। इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं यार, जबकि इसमें रेजोनेंस है, वी आर जस्ट सीइंग इट, सो देयरफॉर अब इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बी, इट्स ट्रू, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बी, ओके। नाउ अबाउट द स्टेबिलिटी, ये इतना बीमार है बेंजीनवा हो, क्या बीमारी है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, दे आर वीकली बॉन्डेड, दे आर लेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, आप साइड से काम करोगे तो कहाँ काम बढ़िया होगा, एक्सिस से करो, ये इसके 3 पाई बॉन्ड है, एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी क्या है इसकी, कम है।
अब वो दवाई ववाई खाया है तो थोड़ा राहत में है, दवाई मतलब रेजोनेंस हुआ है, थोड़ा राहत में है, ये तो बीमारी नहीं है। क्या आइडिया है आपका? बहुत अच्छे ऋतिक, बहुत अच्छे सक्षम, ये तो बीमार ही नहीं है भैया, लेकिन ये बीमार है। तो रेजोनेंस एनर्जी इसका ज़्यादा है, फिर भी इसकी तुलना में स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगी। लोग यही पता है तुम्हें, बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, वो ये पढ़ते हैं रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन तो वहीं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इन अ वाइड वे कि मतलब क्या है उसका। चलो बच्चों, मैं इसको ग्राफ ड्रॉ कर दिखाता हूँ आपको, लेट्स सी। ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मज़ा आ जाएगा, अभी झूम जाओगे। बस ये आखिरी होगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मैंने फिर समझा दिया। सी, बेंजीन विदाउट रेजोनेंस बच्चों यहाँ पे होता, विदाउट रेजोनेंस, रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन यहाँ पर आ गया। ये क्या है इसका? दिस इज द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी अबाउट विच वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम। लेकिन साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर है, उसकी एनर्जी, उसमें रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 0। वो शुरू से यहाँ पर है भाई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो नाउ इट्स आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने। चलो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। अच्छा, इन सब बातों को आप अलग से नोट कर लेना। यकीन मानो मेरा कि दोबारा ये सब इस तरह से पढ़ने को नहीं मिलता है। मैंने भी बहुत बार पढ़ा, सवाल बनाया, सीखा, तो बहुत सारी चीज़ों से धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होकर इस इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। तो आप सवाल बनाया, खासकर क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा आइडिया लगता है, इन्हीं पर सवाल दे देता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, जैसे जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होते हैं ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आई मीन इट्स नॉट एब्सोल्यूट रूल, बट इट्स वन ऑफ द फैक्टर। ये सिर्फ इसी से नहीं जज करते अपने, ये भी एक फैक्टर है। तो मतलब जैसे मान लो, सपोज कर देखो, यहाँ समझो एक पाई बॉन्ड है, यहाँ देखो, वो ध्यान समझना, 2 पाई बॉन्ड है, बहुत ध्यान समझना, मज़ा आ जाएगा तुमको। अभी इन दोनों में स्टेबिलिटी बताना है। लोग कंफ्यूज हो ही जाता है, जानते हो क्यों? इसमें रेजोनेंस है और इसमें नहीं है। कई बार रेजोनेंस है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ना 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 ना, 2 पाई बॉन्ड ने इतनी एनर्जी बढ़ा दिया कि रेजोनेंस भी उसका भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, जबकि रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ओके, इन सब बातों को ध्यान सीख लेना बच्चों। रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस तो है ही नहीं, रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज़्यादा है जबकि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो भैया जिसके पास पाई बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, बेंजीन केस में थोड़ा मामला पलट गया है। बेंजीन केस में देखो बच्चों, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, वो ध्यान समझना, मजा आ जाएगा तुमको भी, बाप रे बाप। बस ये एक ऐसा केस है, वो बेंजीन कहते हैं कि इस पास एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। ओके बच्चों, कमॉन। और एक मैं और ड्रॉ कर देता हूँ यार, ये दुखित हो रहा है कि मुझे कब ड्रॉ करोगे। फर्स्ट सेकेंड, ये सवाल अगर तुमको अभी मिल जाएगा परीक्षा में तो खिलखिला पड़ोगे और कई लोग वहीं पे शहीद हो जाएंगे। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करो तो, जरा अरेंज इन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। कम ऑन एवरीवन। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नई बातें मिल जाती है, उसको अलग से नोट कर लेना होता है। हाँ, बी नहीं, ये थर्ड में कंजुगेशन है। ओके, या कम ऑन डू इट। आपको समय दे देता हूँ मैं, समय 30 सेकेंड्स का। 30 सेकेंड्स में मुझे बताना आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबको आंसर करना ही है मेरे प्यारे लाडलों लाडलियों।
टाइम ओवर। ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, नाउ लेट्स डिस्कस इट। देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों? 1। यहाँ पाई बॉन्ड आ गया तो स्टेबिलिटी क्या हुई? घट गई। फिर कौन हो जाएगा? 2। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। 1 के बाद 2 आया। इन दोनों में सिर्फ ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड्स हैं। सो इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि इसको ओवरटेक कर लेता है। तो अब सेकंड के बाद 4th आ जाएगा एंड देन 3rd आएगा। सो वी हैव जस्ट टू, हमको ये, अच्छा ये ऐसा है क्या? गजब है यार, बेंजीनवा तो गजब है भाई, है ना बच्चों? गजब है यार, ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखें, इसको आप ध्यान रखें। ओके, कि बेंजीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू, है ना, ये कंजुगेशन में साइक्लोहेक्साडाइईन है तो, राइट, ये जान, ये तो स्टेबिलिटी। अब कोई पूछे सर कि यहाँ कंजुगेशन नहीं होता तो इसको हम बहुत मार देंगे, हम तब तुम नाचो, नहीं होता तो। जब ये कंजुगेशन है उसके तुलना में ज़्यादा स्टेबल है, ये तो इससे ज़्यादा स्टेबल यही होगा यार, दैट्स नॉट द इशू, है ना बच्चों? मज़ा आया? और ये हमको ध्यान रहेगा। कम ऑन एवरीवन, बताओ, ये दोनों लोग ध्यान रहेगा कि बेंजीन की स्टेबिलिटी इसके तुलना में ज़्यादा होती। परीक्षा में आने वाला है, 4 नंबर इकट्ठा कर लो भाई, बाबा नागदेव का आशीर्वाद है ये। भाई देवे, कम ऑन, बहुत कुछ बता दिया यार तुम लोगों को मैं। ऑर्गेनिक में क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस कर दो कि बच्चों में एक आइडिया बन जाए, फिर सवाल को उठा के पटक दें। वो कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, हाउ वी कैन कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी। So I have already told you that by just theoretical way, theoretically we approach to calculate the energy of the molecule if there would be no resonance, है ना? Theoretically calculate the energy of the molecule, then calculate the energy of molecule as it is, I mean considering resonance. So difference of these two is the resonance energy. So हम लोग जो theoretical में, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, मैं मजदूर होता तो, मैं अमेरिका में होता तो, मैं बांग्लादेश सीरिया में होता तो क्या होता, तो वो हम अप्रोच कर सकते हैं, डराइव कर सकते हैं, बट है ना, बाय यूजिंग सम मीन्स। ये वो तरीके हैं बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इनके तरीकों से हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं थियोरेटिकली। ओके, कंसिडरिंग विदाउट रेजोनेंस, बिना रेजोनेंस को कंसिडर किए हुए। और हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि एक्सपेरिमेंटल या रियल वैल्यू बता रहा होगा, ट्रू वैल्यू बता रहा होगा। ओके, इन दोनों में निकाल लेंगे डिफरेंस, अपने काम हो जाएगा। मजा आएगा नहीं? बताओ बच्चा लोग, बोलो। तो बाय यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये फिजिकल केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ आइडिया दे रहा हूँ, 1-2 साल बता भी दूंगा आपको। बाय यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, थियोरेटिकल कैलकुलेट करेंगे विदाउट रेजोनेंस, एंड देन आफ्टर वी विल बी द गिवन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्सपेरिमेंटली, आई मीन द ट्रू एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। द डिफरेंस ऑफ दिस टू इज द रेजोनेंस एनर्जी। यस बच्चों, बच्चा रे नोट करते जाओ, वीर तुम बड़े, चलो चलो सवाल बनाओ। अब उस पर आएंगे हम लोग। ये तुम बताओ, एग्जाम्पल दूँ क्या तुमको? चलो बताता हूँ। क्या बच्चों बताऊँ? एक आध एग्जाम्पल दूँ, समझाऊँ कैसे होता है? कम ऑन एवरीवन, बताओ मुझे। अगर तुम लोग रेडी हो गए बता दूंगा मैं। हे गाइस, से समझाऊँ कैसे करते हैं? चलो देखो, ये शशांक जी कह रहे हैं, पवन जी कह रहे हैं कि सर बता दीजिए। देखो जब मैं बताऊँ आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, देखो अभी एक सवाल आया था, वो आगे मैं क्विज में लेके आया भी हूँ, तो तुम समझ लो, क्विज में आएगा कर लेना। इसका क्या है? इसका हमने हाइड्रोजनेशन किया, वो ध्यान समझना। ये हमको डेटा, तुम जानते हो ना, हाइड्रोजन निकिल प्लेटिनम पैलेडिनम के प्रेजेंस में होता है, थोड़ा 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर में, तो हाइड्रोजन जुड़ा और ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। ओके बच्चों, नाउ तो करा इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकल रही है, इट्स एक्सोथर्मिक, वी ऑल नो। इसमें जो एनर्जी निकल रही है, डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस इज -x।
-x मतलब x अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल रही है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों कि +x किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हम यहाँ से क्या समझे कि एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजन, ये दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल, और कह रहा है कि ट्रू बेंजीन जो है, बेंजीन, ये देखो बेंजीन, इसका हमने हाइड्रोजनेशन किया। ओके बच्चों, मजा आने वाला तुमको ये लगेगा साइंस वाले क्या सोचते हैं भाई, विज्ञान क्या है, विशिष्ट ज्ञान क्या है, कैसे चीज़ों का अनालोगी लिया जाता है। अरे बाप रे बाप, गजब है तो यार। तो क्या हुआ यहाँ पे बच्चों कि ये एक डबल बॉन्ड से, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ध्यान रखना बात, कैसी वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। अब उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं थियोरेटिकल, कि एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन जोड़ने में x अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकला। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना रे, 3 डबल बॉन्ड है, 3। तो कितनी एनर्जी निकलेगी, उसके 3 गुना। ध्यान समझो, मैं कह रहा हूँ कि जापान की पॉपुलेशन मान लो 14 करोड़ है, ओके 14 करोड़, आई एम नॉट एक्यूरेट, होनी चाहिए इतनी। जापान की पॉपुलेशन 14 करोड़ है, क्या 14 करोड़ लोग जो हैं अगर $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाए हैं, इतना पैसा कमा लिए, 3 ट्रिलियन डॉलर, तो हम लोग देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसके 10 गुना, तो हमारे देश की इकॉनमी जो है $30 ट्रिलियन होनी चाहिए, 30 मतलब उसके 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हम इसको 10 गुना पॉपुलेशन करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये पॉपुलेशन उतनी इफेक्टिव नहीं है, यहाँ उतने रिसोर्सेस नहीं हो पाए हैं, अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं हो पाई है। आर यू गेटिंग मी? हमने कहा कि एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करने में x एनर्जी निकलती है, तो 3 पाई बॉन्ड, जब 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं तो इनके बीच में रेजोनेंस शुरू हो गया, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एक में इतना, तो कहें जब 3 पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करोगे, इट मीन्स वाइल कैलकुलेटिंग दिस फिगर we do not consider about the delocalization of pi electrons। हम कहते हैं कि देखो 4 लोग मिलके इस काम को 10 दिन में करते हैं, कोई काम है कि यहाँ पे अगर 8 लोग आ जाए तो कह रहे 5 दिन में हो जाएगा, नहीं 8 लोग आएंगे तो वो हो सकता है 16 दिन में हो गया। क्यों? कहीं 8 लोग आएंगे तो काम डबल नहीं होता है, कुछ बकवास भी शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़ा कर लेगा आपस में। तो हमको एक ऑप्टिमम नंबर, तो लोगों के बढ़ने से जो डिफरेंट फैक्टर्स क्रिएट हो रहा है, दैट वी आर नॉट टेकन इन अकाउंट। आर यू गेटिंग? सो बच्चों हम कह रहे हैं कि देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजनेशन किया तो एनर्जी x निकली, 1 पाई बॉन्ड के बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तो इसमें होगा अगर हाइड्रोजनेशन करोगे तो एनर्जी निकलनी चाहिए 3x के बराबर। लेकिन जब हमने 3x बोला है बच्चों, तो हमने सिंपली क्या किया, इस 1 को 3 गुना कर दिया, हमको 3 पाई बॉन्ड, बट जैसे ही 3 हुआ उसे आपस में गले मिलने लग गया, बहनी कैसे हो, का हालचाल, कहाँ से लू, इनमें हो गया शुरू रेजोनेंस, वो मामला रहा ही नहीं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, यहाँ जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे और कहेंगे यहाँ पे +y किलो जूल एनर्जी प्रति मोल निकल रही है एक्सपेरिमेंटली, इट मीन्स इन दोनों में जो डिफरेंस होगा इट्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। या इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो एक्चुअल होगा उसमें रेजोनेंस तो है ना बच्चों, बट जो थियोरेटिकल है उसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस किस बात का होगा? रेजोनेंस का होगा। तो क्या रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा? क्या रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस लगा दो, मॉड लिख दो, हैं कहोगे भैया देखो क्या होगा 3x माइनस वाई। क्यों यार? कि देखो इसमें हमने रेजोनेंस कंसिडर नहीं किया, हमने 1 था 3 गुना कर दिया, और ये जो एक्चुअली निकालेंगे उसमें रेजोनेंस तो है ना भाई, तो उन दोनों का अंतर निकाल लो, जो आएगा उसके बाद माइनस लगा दो। माइनस क्यों? बिकॉज प्रोसेस एक्सोथर्मिक। So this is how we can calculate resonance energy, and you can see here by using the hydrogenation energy of the one double bond, we are just multiplying it by 3 to get the value for the benzene without considering resonance, but in actual practice there will be resonance, so the difference of these two will be resonance energy. Yes, come on बताओ मुझे, मजा आया कि नहीं तुमको? Come on say everyone, मेरा हौसला बढ़ाओ, तुम लोग मजा आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, सवाल बना सकते हो कि नहीं? Come on guys,
बच्चा लोग, अरे बेटा बेटी हुआ, उज्जवल, रोहित, आयुष, सौरभ, श्रेया, मैं क्लियर? ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, मैं फटाफट उस सवाल तक पहुंच जाता हूँ। रितिका, तुषार, वाह ग्रेट, ओहो हो क्या बात है, मुझे मजा आ गया यार। मैंने पढ़ाया है भाई, एक चीज समझाया। विश्वजीत, अभिजीत, हर्ष, ग्रेट, क्या बात है, तुम बच्चे तुम लोग से मिल जाए तो फिर तो चांदी ही चांदी है यार। सवाल बना, मैं सवाल लाना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर एक सवाल लिखा है मैंने, ये बनाओ, ये इस क्वेश्चन है उसके ऊपर, मैं इसे ढूंढ रहा था। ओके, द हीट ऑफ ये बच्चों इसको उठा के पटक दो सवाल को। कह रहा है द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ से, साइक्लोहेक्सीन इन साइक्लोहेक्सेन इज फाउंड टू बी, देखो फाउंड टू बी मतलब पाया गया एक्सपेरिमेंटली, 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। इफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन इज 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। बच्चा लोग करो बच्चों, तो मैं आपको टाइम देता हूँ 60 सेकेंड्स का, तो 60 सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड, कम ऑन, मुझे सबसे आंसर चाहिए, वही जो बताया वही सवाल दे दिया हूँ एग्जैक्टली। कम ऑन, आपको साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू दी हुई है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन, एंड दिस इज द क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है बच्चों एग्जैक्टली, मैं वहीं से उठा लिया हूँ पेपर में से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उज्जवल, आनंद, अंकित, रितिका, श्रेया, कमॉन सबके आंसर आने भाई। रिमझिम, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब देखो बच्चों, ये साइक्लोहेक्सीन वाला जो है, बहुत बढ़िया, तुम लोग कमाल के बच्चों यार, एक बार बताया और समझ गए, बहुत बढ़िया। मैं बहुत सौभाग्यशाली टीचर हूँ कि ऐसे बच्चे मिले कि मैं पता है कई तो मास्टर जो पढ़ा के आते हैं क्लास से इरिटेट रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, नाराज रहते हैं। मैं, तुम लोग तो वैसे दिल जीते बैच भी तुम्हारा तो है ना, मज़ा आता है पढ़ाने में। तो देखो ये साइक्लोहेक्सीन को साइक्लोहेक्सीन बनाया, कह रहा है इसमें कितनी एनर्जी निकली है, क्या -28.6 किलो कैलोरी में। और कह रहे हैं ये बेंजीन को बनाया हमने, कह रहे इसमें कितनी निकली है, कह रहे इसमें निकली है -49.8, इतनी निकली है। कह रहे इसमें निकलना कितना चाहिए था, कि निकलना चाहिए था इसके 3 गुना, 28.6 × 3। भाई जब एक डबल बॉन्ड में इतना निकलना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं निकल के इतना निकला है, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, ये प्लस माइनस है, मान लो माइनस से प्लस कर दो, मॉड लगा के माइनस कर दो, ठीक है। यही किया होगा आप लोगों ने बच्चों, -36 है ना। अगर इसको ग्राफ से मुझे समझाना हो बच्चों, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, बहुत ध्यान समझना बात को। मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए और अगले जन्म तक याद रहे। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ये कोई ध्यान समझना, बहुत ध्यान से बच्चों। देखो ये देखो साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी है, ये साइक्लोहेक्सीन की एनर्जी है। ओके, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया, नॉट ओके, बहुत ध्यान समझना बच्चों। ये देखो ये साइक्लोहेक्सीन की एनर्जी है, साइक्लोहेक्सीन की एनर्जी है। तो जब हमने इसको यहाँ से यहाँ लेके आया, हाइड्रोजनेशन किया बच्चों, मजे लो भैया, यहाँ से यहाँ लेके आए तो एनर्जी निकली है -28.6, ठीक। ये देखो अगर 2 डबल बॉन्ड होता है एनर्जी यहाँ पहुँच जाती है, और 3 डबल बॉन्ड में एनर्जी यहाँ चली जाती है। तो बेंजीन की एनर्जी यहाँ होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, मतलब यहाँ होनी चाहिए थी 3 टाइम्स ऑफ दिस वन,
3 गुना ऑफ 28.6 माइनस साइन के साथ यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन रेजोनेंस की वजह से बेंजीन जो है यहाँ नहीं होके, ये तो हटाओ, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन यहाँ नहीं होके कूद के नीचे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया बेंजीन यार। तो उसकी एनर्जी जो कि हमको इतनी मिलनी चाहिए थी, तो अब कितनी मिल रही है बच्चों? अब इतनी मिल रही है। ये वैल्यू कितना हुआ? -49.8। जो बेंजीन की एनर्जी यहाँ होनी चाहिए थी, अब वो यहाँ आ गया। इन दोनों में जो गैप है, दिस गैप इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये कितना हुआ? 3 गुना -8। मजा आया बच्चों? बोलो गांव वालों, समझ में आया? कितना शानदार है ना, आप सभी ने सही उत्तर भी किया है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैं कुछ पीछे आता हूँ, फिर से अपनी बातें करता हूँ। पढ़ाना वढ़ाना हो गया यार, कुछ सवाल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा ना, बहुत शानदार सीखे रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड यू नो सिमिलरली हीट ऑफ फॉर्मेशन की जैसे बात किया जाए, तो सेम तरीके से हीट ऑफ कंबशन की बात किया जाए, वो ध्यान समझो आप, ये भी वैसे ही है। देखो बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। हीट ऑफ कंबशन समझाता हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो बेंजीन, ओ कुछ बच्चों फोकस, बेंजीन मैं अगर ऐसा मान लूँ, मैं इसमें रेजोनेंस ना मानूँ, तो अगर इसका मैं कंबशन करूँ ऑक्सीजन में, तो 6 कार्बन है तो 6 CO2 बनेगा, और 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O बनेगा। ओके ठीक है। अगर मैं बेंजीन को C6H6 मानूँ विद रेजोनेंस और ऐसा कंबशन करूँ, तो इसमें जो भी एनर्जी बनेगा तो यही प्रोडक्ट विल बी द सेम। कम ऑन एवरीवन, हे गाइस, प्रोडक्ट विल बी द सेम। तो हुआ क्या, ये जो प्रोडक्ट है बहुत ध्यान समझना, मजा आने वाला है। अरे बाप रे बाप, देखो ये प्रोडक्ट क्या बनना है बेंजीन केस में, 6 CO2 प्लस 3 H2O। ये सेम है, बनना तो इसी को है, कंबशन में प्रोडक्ट यही बनेगा। नाउ अब देखो ध्यान से, अगर हम उसमें रेजोनेंस मानते हैं तो बेंजीन यहाँ पर होगा, अगर हम नहीं मानते हैं तो बेंजीन यहाँ पर होगा। ओह क्या बात है, मामला खत्म हो गया बच्चों, तुम्हें समझ में आया? ये वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। तुम इसको जलाओगे क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो वही है, इसको जलाओगे तब भी यही बनेगा, इसको जलाओगे तब भी वही बनेगा। इन दोनों की एनर्जी में जो ये गैप आ गया है, ये किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो भैया ये तो होता नहीं है ना, वो कैलकुलेट करते हैं वैसे जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाला, ये हम इसकी कैलकुलेट, तो इसका हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड। और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है एक्सपेरिमेंटल है। ये तो एक्चुअली होता है, एक्सपेरिमेंटल है। तो बच्चों बेंजीन को जला दो, कैलोरी आता है इंस्ट्रूमेंट यार, बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह, तो उसमें बेंजीन को जला दो, उसका तुम्हें निकाल लो, और ये जो है जो डेटा इन्फॉर्मेशन दी होगी उससे निकाल लेना थ्योरेटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर तो यही ना होगा बच्चों, वो क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। मज़ा आया गाँव वालों? तो सिमिलरली बाय यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक्चुअली आपने 11th में थर्मो पढ़ा होगा, देखा होगा, तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आई थिंक यू हैव कैलकुलेटेड, यू शुड हैव कैलकुलेटेड इन 11th क्लास। बाय यूजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। तो इनका यूज हम करते हैं इसको निकालने में, ये ध्यान रखना तुम। चलो सवाल बनाओ, 1-2 सवाल ट्राई कर लेते हैं, बस आखिरी सवाल आज के लिए क्विज, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स। मैं इसको सवाल देता हूँ, अच्छा सवाल है इसको। कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड। कम ऑन एवरीवन, ये एनसीईआरटी में 12th क्लास के बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस किया गया है। इनकी रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करना है आपको। टाइम है आपके पास 1 मिनट 60 सेकेंड्स का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये आज का आखिरी कंटेंट है बच्चों।
इनके रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करना, आपको कंपेयर करना है। कम ऑन, क्या बच्चों कहाँ चले गए रे सब? चलो टाइम ओवर, कोई बात नहीं। तुम लोग कुछ सोच रहे होगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगली क्लास में फिर हम और सवाल लेके आपके लिए आएंगे। तो CH3COO माइनस, COO माइनस है ना, PHO माइनस, फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड एनसीईआरटी में इसके ऊपर आधा पेज डिवोट कर दिया फेनॉक्साइड के ऊपर। एंड CH3 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना है, इससे एक आइडिया बनेगा। फिर अगली क्लास हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, कम ऑन लेट्स सी, ध्यान समझो। इसके पास दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसके पास दो, बहुत ध्यान समझना है सबको, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आई मीन वी हैव ड्रॉन इट, वी जस्ट नो इट, है ना बच्चों, जानते हैं हम लोग कैसे। ये लोन पेयर से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से लोन पेयर, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O। इसके पास बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे बट नन ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट हियर ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो डिलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, तो टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने ड्रॉ करेंगे बच्चों, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लोन पेयर, उसमें क्या होगा, उसमें एक तो इसका एरोमेटिसिटी गायब हो गया, ये एरोमेटिक है जबकि एरोमेटिक नहीं है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की नहीं, मॉलिक्यूल तो एक ही है, तो एरोमेटिक है तो है, तो इसका एरोमेटिसिटी गायब हो गया। दूसरा O माइनस से C माइनस आ गया, तो C माइनस कार्बन औकात है नहीं, इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, गड़बड़। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कितने हो वो महत्वपूर्ण तो है बट उतना महत्वपूर्ण नहीं है कितना कैसे हो। इसके पास दो हैं बट दोनों शानदार हैं, लाजवाब हैं, इक्विवेलेंट है। इसके पास खूब सारे हैं बट वो गधा टाइप के हैं। इसके 3 हैं, तीनों इक्विवेलेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस वन, फिर कौन होगा, दिस वन, और सबसे कम कौन होगा, दिस वन, थर्ड। तो रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों का ऑर्डर सेम होगा बच्चों। रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, थर्ड की, बिकॉज डिलोकलाइजेशन टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं है, O से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना बच्चों। और फिर किसकी होगी, सेकेंड की, और सबसे आगे किसकी होगी, फर्स्ट की, और स्टेबिलिटी का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास रियली पसंद आई, आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट रेजोनेंस एनर्जी को लेके आइडिया बना कि अच्छा थियोरेटिकल कैलकुलेटेड और कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आई एम हंग्री फॉर कमेंट, आई एम जस्ट नॉट वेरी डेस्परेटली सीइंग द कमेंट्स, सो तो मुझे कमेंट चाहिए होते हैं सो दैट आई कैन ऐड सम थिंग्स बेस्ड ऑन योर सजेशंस कमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप जरूर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, सवाल बनाते रहिए। एंड फॉर ट्राइंग प्रॉब्लम्स आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू कि आप जो है हिमांशु पांडे और हमारे जो L1 एस्पायर पे जो वेब पोर्टल पे दिए हैं आपको क्वेश्चंस, ट्राई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।